तो जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट राइट्स कवर करने वाले हैं जो कि हैं आर्टिकल 20, 21 एंड 22। ये तीनों जो आर्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम द क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ से ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं। एक बार ऊपर ऊपर से इन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, फिर डिटेल में इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 20 जो है वो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। तो ये हमें प्रोटेक्शन देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, मतलब जब हमें सजा वजा मिलती है, जब हमारे ऊपर केस चलाया जाता है तो उसके बाद फिर हमें ये प्रोटेक्शन देता है ये आर्टिकल। तो फिर हम लोग आर्टिकल 21 की बात करें जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो दिस आर्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस आर्टिकल को बेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बेटर ऑफ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आर्टिकल 21, विच गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इस आर्टिकल में लिखा क्या है, नो पर्सन शिल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि ये राइट जो है हमें जीने का अधिकार देता है और पर्सनल लिबर्टी जो है उसका अधिकार देता है। तो ये जो राइट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट है, तो याद रखना। एंड आर्टिकल 22 की हम लोग बात करें तो ये हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 जो है वो अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए हमें प्रोटेक्शन देता है। तो ये तीनों आर्टिकल्स को हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे और ये तीनों आर्टिकल्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। एंड ये जो है वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम क्रिमिनल लॉ। तो सरकार के पास सबसे बड़ा एक हथियार होता है, दैट इज क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ सबसे बड़ा हथियार है क्योंकि क्रिमिनल लॉ को यूज करके सरकार जो है वो तुम्हारी लाइफ तक भी ले सकती है। यानी कि अगर तुम लोगों ने कोई ऐसा क्राइम कर दिया, जैसे अगर किसी का मर्डर वगैरह कर दिया, देन अल्टीमेटली फिर तुम्हें क्या सजा हो सकती है, फाइनली फांसी हो सकती है। तो ये जो लॉ है क्रिमिनल लॉ वो हमारी लाइफ तक छीन सकता है, तुम्हारी लाइफ को लेके जा सकता है। तो इसलिए आर्टिकल 20, 21, 22 तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे आर्टिकल 22 से जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 से हम लोग क्यों शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें अरेस्ट एंड डिटेंशन से प्रोटेक्शन देता है। अरेस्ट एंड डिटेंशन के बाद हमारे ऊपर फिर मुकदमे चलाए जाते हैं एंड देन फाइनली कन्विक्शन, या फिर हम लोगों को छोड़ दिया जाएगा या फिर हम लोगों को कन्विक्ट कर दिया जाएगा एंड फिर हमें सजा मिलेगी। तो आर्टिकल 20 जो था वो इसके बाद की बात करेगा, तो इसलिए हम लोग आर्टिकल 22 से शुरुआत कर रहे हैं। और आर्टिकल 22 जो है वो क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा क्रिमिनल लॉ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। एंड तो आर्टिकल 22 को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसने कोई क्राइम कर दिया, तो इसका नाम जो है हम लोग रख देंगे कातिल। ठीक है, तो कातिल कोई व्यक्ति था, इसने क्या कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया। ठीक है, तो इसने एक व्यक्ति को निपटा दिया। ठीक है, अब मान लीजिए एक व्यक्ति था जिसने इसको मारते हुए इसको देख लिया एंड उसने फिर क्या कर दिया, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया इसके बारे में। तो पुलिस को इसने इन्फॉर्म कर दिया कि ये जो व्यक्ति है कातिल, इसने किसी व्यक्ति का एक का खून कर दिया है। तो पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली एंड फिर पुलिस क्या करेगी, पुलिस जो है वो फिर एफआईआर लिखेगी। अब एफआईआर जो है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। तो अगर पुलिस ने इस व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन को, इस व्यक्ति ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको ऑफिशियली रजिस्टर कर लिया, ऑफिशियली लिख लिया, तो उसको बोलते हैं एफआईआर, विच इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एफआईआर के बाद अब जो है वो ऑफिशियल काम चालू होगा, यानी कि यहाँ से जांच पड़ताल चालू होगी। अब पुलिस क्या करेगी, इस व्यक्ति के पास जाएगी, कातिल के पास, कातिल को सीधा धर लेगी ये, यानी कि सीधा अरेस्ट कर लेगी। अब अरेस्ट क्या होता है, अरेस्ट जो है वो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मैंने पूरी तरीके से दी है। अरेस्ट इज एन एक्ट ऑफ एप्रीहेंडिंग एंड टेकिंग अ पर्सन इनटू कस्टडी। तो अरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को कस्टडी में लेके जाते हैं। तो ये जो है वो व्यक्ति था, इसने मतलब जो कातिल था वो ये था, इस पे पूरा जो है वो शक था, लेकिन अभी ये मुजरिम नहीं है। ठीक है, तो अभी ये मुजरिम नहीं है, लेकिन इस पे पूरा पूरा शक है कि इसी व्यक्ति ने जो थी वो हत्या की थी। तो इसको जो है वो पुलिस अरेस्ट कर लेगी और अरेस्ट करने से होता है क्या है, कस्टडी जो है वो पुलिस के पास चली जाती है। तो यानी कि इस व्यक्ति को अरेस्ट क्यों किया पुलिस ने, क्योंकि पुलिस को चाहिए थी इसकी कस्टडी। तो पुलिस के पास अब इसकी कस्टडी है और अब फिर पुलिस इसको कस्टडी में ले जाके, फिर हमें पता ही होता है कि कस्टडी में क्या होता है, इससे पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो निकलवाने की कोशिश करेगी और पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इसकी सहायता लेगी और पूरा जो सबूत हैं और मतलब जितने भी सबूत हैं और गवाह हैं उन सबको तैयार करेगी। तो अरेस्ट करने के बाद पुलिस को मिल जाएगी इस क्रिमिनल की कस्टडी और फिर उसके बाद इससे क्वेश्चन पूछेगी और फर्दर जो है वो अपने चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी। तो ये जो बंदा था वो हो गया अब अरेस्ट। तो अब यहाँ पर हम लोग को दो शब्द देखते हैं, एक तो अरेस्ट और डिटेंशन। तो डिटेंशन जो है वो एक बड़ा सेट हम लोग कह सकते हैं, तो डिटेंशन में अरेस्ट जो है इसका एक सबसेट है। तो
आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि पुलिस ऐसे ही जब हम लोग मान लीजिए कॉलेज वॉलेज के लोगों को बच्चों बच्चों को ले जाती है पुलिस, तो वो फॉर्मली कुछ लिखते विखते नहीं है और फिर 1-2 घंटे वहां पे बैठा के रखते हैं और समझाते हैं और मतलब एक दो झापड़ वापड़ भी मार देते हैं। तो ये क्या है, मतलब जो इनफॉर्मल था उसको बोलते हैं डिटेंशन। मतलब डिटेंशन तो अरेस्ट भी है, लेकिन अगर उसको फॉर्मली लिख लिया, मतलब अरेस्ट करने को अगर हम लोग को उन लोगों ने रजिस्टर करके लिख लिया, देन उसको अरेस्ट कर कहते हैं। ठीक है, तो अरेस्ट एंड डिटेंशन डेफिनेशन, आई थिंक डिफरेंस जो है वो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पुलिस ने इस कातिल को अरेस्ट कर लिया और इसके बाद फिर एक घड़ी चालू हो जाती है। ठीक है, तो एक घड़ी चालू हो जाएगी। अब 24 घंटे के अंदर अंदर इस जो कातिल को जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो इस आदमी को ये पुलिस वाले ले जाएंगे एक मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट मतलब वही जज वगैरह। तो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे इस व्यक्ति को, 24 घंटे के अंदर अंदर इनको ले जाना होगा। ये जो है वो हमें आर्टिकल 22 में दिया गया है। हालांकि हम लोग डिटेल में भी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल को हमें समझना होगा पहले। तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये लोग जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। और फिर मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट और ले जाके क्या बोलेंगे, पुलिस वाले बोलेंगे भाई हमें चाहिए रिमांड। तो पुलिस वाले क्या चाहिए, पुलिस वाले क्या डिमांड करेंगे, रिमांड। ठीक है, तो पुलिस वाले रिमांड मांगेंगे मजिस्ट्रेट से और रिमांड में क्या होता है, रिमांड में बेसिकली इसको इसकी जो कस्टडी है, मतलब अभी ये जो बंदा था वो पुलिस कस्टडी में था। तो रिमांड में क्या होता है, मजिस्ट्रेट जो है अगर रिमांड ऑर्डर कर दी उसने, तो ये जो व्यक्ति था वो दोबारा से पुलिस कस्टडी में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब जो कस्टडी भी होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो याद रखना कस्टडी जो है वो दो प्रकार की होती है। या तो एक तो होती है पुलिस कस्टडी और दूसरी होती है जुडिशियल कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी में क्या होता है, जो बंदा है वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस स्टेशन में जाता है, फिर उसके साथ पुलिस कभी भी क्वेश्चन कर सकती है और जितना भी मतलब जो करना है उसके साथ कर सकती है, एंड इन्फॉर्मेशन कभी भी कैसे भी निकलवा सकती है। जुडिशियल कस्टडी में वहीं पे क्या होता है, जुडिशियल कस्टडी में पुलिस स्टेशन में नहीं जाता बंदा, वो जाता है सेंट्रल जेल में। तो सेंट्रल जेल में जाता है, वहां पर पुलिस को अगर इन्वेस्टिगेशन करना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है मजिस्ट्रेट से, मतलब जो क्रिमिनल था उससे, मतलब क्रिमिनल नहीं, एक्यूज्ड जो था, एक्यूज, तो अभी ये एक्यूज्ड है। ठीक है, एक्यूज जो है उससे अगर कोई सवाल करना है पुलिस को जुडिशियल कस्टडी में, तो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। तो पुलिस जो है वो फ्रीली आस्क नहीं कर सकती किसी भी टाइम पे, अगर वो जुडिशियल कस्टडी में है तो पुलिस जब मजिस्ट्रेट के सामने जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर, तो वो क्या करेगी, वो रिमांड इसकी रिमांड मांगेगी एंड जो है पुलिस कस्टडी को एक्सटेंड करवाने की कोशिश करेगी। अगर मजिस्ट्रेट इसकी कस्टडी जो है वो वापस से दे देता है, यानी कि रिमांड दे देता है, तो ये फिर से जो है वो पुलिस के हाथों पहुंच जाएगा। और 15 दिन की कस्टडी जो है वो या तो 15 दिन की कस्टडी दे देगा या फिर अपने हिसाब से दे देगा। 15 दिन से ज्यादा की कस्टडी नहीं दे सकता एक बार में, तो मैक्सिमम 15 दिन की कस्टडी इसको पुलिस को मिल जाएगी। एंड फिर पुलिस जो है वो फर्दर इससे पूछेगी या इसको तोड़ना फोड़ना जो भी होगा वो पुलिस फिर देखती रहेगी। अब ये जो बंदा था वो फिर से मान लीजिए इसको रिमांड कर दिया, या तो पुलिस रिमांड दे देगी या फिर इसको दे देगी बेल। ठीक है, तो यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। या तो इसको रिमांड मिल जाएगी या फिर बेल मिल जाएगी। बेल में क्या होता है, बेल में बस एक बॉन्ड साइन करवा लेते हैं और कुछ पैसे वैसे जमा करवा लेते हैं, और बेल बेल बॉन्ड जो है वो साइन हो जाता है, एक दो गवाह लगते हैं। तो बेल बॉन्ड मतलब तुम लोगों ने फिल्म वगैरह में देखा होगा, हाँ इसकी जमानत होगी, तो जमानत को क्या बोलते हैं, बेल। या तो इसको बेल मिल जाएगी या फिर रिमांड मिल जाएगी। अगर रिमांड मिल गई तो फिर से पुलिस कस्टडी में पहुंच जाएगा या फिर जुडिशियल कस्टडी में पहुंच जाएगा। तो फिर वहां पे इसके साथ जो ट्रीटमेंट होगा एंड जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू करेगी पुलिस। तो अगर मान लीजिए इसको बेल मिल गई तो ये भाई ये फ्री है, लेकिन इसको कभी भी बुलाया जा सकता है। अभी केस जो है वो खत्म नहीं हुआ है, तो बेल में बस इसको टेम्परेरीली रिलीज करेंगे। ठीक है, तो बेल जो है वो टेम्परेरी तौर पर रिलीज है। ठीक है, परमानेंट नहीं है, तो बेल जो है वो टेम्परेरी रिलीज है, तुम लोग याद रखना। अगर रिमांड मिल गई तो फिर तुम लोग जानते ही हो क्या होगा। एंड फिर जो कस्टडी है वो 15 दिन की कस्टडी होती है। एंड फिर 15 दिन की कस्टडी के बाद फिर से इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। तो पुलिस इसको फिर से मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी एंड फिर से या तो फिर से रिमांड मिल जाएगी या फिर से बेल मिल जाएगी। लेकिन इस बार पुलिस कस्टडी नहीं मिल सकती, यानी कि पुलिस कस्टडी जो है वो सिर्फ 15 दिन तक ही मिल सकती है। इसके बाद पुलिस कस्टडी नहीं मिलेगी, इसके बाद सीधा सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी मिलेगी। अगर मिलेगी तो या तो बेल मिलेगी या जुडिशियल कस्टडी मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीजें कंटिन्यू होंगी और फिर से और एक बार में सिर्फ फिर से इसको 15 दिन की मैक्सिमम कस्टडी मिल सकती है। और 15 दिन की कस्टडी के बाद फिर इसको फिर से पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट जो है वो फिर से या तो इसको बेल दे सकता है या फिर से जो है जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है। अब ये सब कितने दिन तक चल सकता है, अब ये जो है वो कॉग्निजिबल ऑफेंस कौन से होते हैं, मतलब जो खतरनाक खतरनाक वाले क्राइम होते हैं, जैसे हत्या हो गया, रेप हो गया, या फिर तो ये मतलब जो बड़े बड़े क्राइम्स हैं, या फिर टेररिज्म वगैरह, तो ये जो कॉग्निजिबल ऑफेंस हैं, किडनैपिंग हो गई,
तो इनमें जो है मैक्सिमम 90 दिन की कस्टडी दी जा सकती है। ठीक है, तो याद रखना कॉग्निजिबल ऑफेंस में 90 दिन की कस्टडी दी जा सकती है मैक्सिमम। और नॉन कॉग्निजिबल जो ऑफेंस होते हैं, मतलब जो छोटे मोटे क्राइम हो गए, छोटी मोटी चोरी हो गई, या फिर किसी की गाली गलौज कर दी वगैरह, तो ये सारी जो चीजें हैं वो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में आती हैं, और इसमें मैक्सिमम 60 दिन की कस्टडी दी जा सकती है। तो रिमांड और बेल का खेल चलता रहेगा, एंड मैक्सिमम इसको 90, और इस बंदे ने क्या किया था, मर्डर किया था, तो इस बंदे को मैक्सिमम 90 दिन की कस्टडी मिल सकती है। तो 90 दिन की कस्टडी के बाद फिर इसको बेल मिल जाएगी, एंड फिर जो है फर्दर केस जो है वो चलता रहेगा। अब फर्दर केस जो है वो चलता रहेगा, उसके बाद या तो इसको फिर दोषी, मतलब इसके पास पुलिस के पास अगर पर्याप्त सबूत होंगे, तो पुलिस क्या करेगी, एक चार्जशीट फाइल कर देगी। ठीक है, अब चार्जशीट फाइल हो गई, यानी कि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं, तो इसके चार्जशीट फाइल हो जाएगी। चार्जशीट फाइल होने के बाद फिर केस जो है वो कोर्ट में चलेगा, और फिर क्रिएट में जो भी होगा वो कोर्ट में होगा। फिर चार्जशीट के अलावा अगर मतलब पुलिस को मान लीजिए कुछ सबूत नहीं मिला, इसको मतलब इसने मान लीजिए किया ही नहीं था, वो खून जो है वो किया ही नहीं था, और पुलिस को कोई सबूत भी नहीं मिलेगा, देन फिर क्या होगा, पुलिस जो है वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगी। ठीक है, कि अब जो है अब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, और ये जो बंदा है जो वो फ्री है। तो या तो क्लोजर रिपोर्ट जो है वो फाइल करेगी पुलिस, या फिर चार्जशीट फाइल करेगी। चार्जशीट फाइल कब होगी, जब प्रॉपर जो है एविडेंसेस होंगे पुलिस के पास। क्लोजर रिपोर्ट अगर कोई एविडेंस नहीं मिलता है, और ये सारी चीजें हैं। और जो क्लोजर और चार्जशीट जो है वो किसको सबमिट करना होगा, मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के पास ये चार्जशीट फाइल करेंगे, या फिर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेंगे। लेकिन जो क्लोजर रिपोर्ट है वो बाइंडिंग नहीं है मजिस्ट्रेट पे, तो मजिस्ट्रेट जो है वो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने की बोल सकता है पुलिस को। तो क्लोजर रिपोर्ट जो है वो दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द मजिस्ट्रेट, तो ये भी तुम लोग याद रखना। बहुत सारी चीजें जो हैं वो मैंने फॉर्मली लिखी नहीं है स्लाइड्स में, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको याद रखना, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब मान लीजिए इसको चार्जशीट फाइल होने के बाद इसको मान लीजिए अगर दोषी हुआ तो कुछ सजा मिल जाएगी, अगर दोषी नहीं हुआ तो इसको फ्री कर देंगे। तो ये सारी चीजें जो थी वो हम लोगों ने पूरा एक एग्जाम्पल ले लिया कि कैसे पुलिस की जो है वो कार्रवाई चलती है, और पुलिस की कार्रवाई कैसे चलती है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे सीधा अपने आर्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग अपना पूरा आर्टिकल कंटिन्यू करेंगे, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो अरेस्ट और डिटेंशन से ये आर्टिकल जो है हमें प्रोटेक्शन देता है, आर्टिकल 22 जो है इन सर्टेन केसेस, तो सर्टेन केसेस में देता है। ठीक है, ये याद रखना, सर्टेन केसेस में ही ये प्रोटेक्शन देता है। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर ये आर्टिकल हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं देता। तो इसको इन सर्टेन केसेस का भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, सब क्लॉज 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 जो है वो क्या कहता है, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म। ठीक है, तो जो जो पर्सन हम लोगों ने अरेस्ट करवाया था उसको पहले बताना पड़ेगा कि तुम्हें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके ग्राउंड्स जो है फॉर द अरेस्ट उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, बिना बताए हम लोग अरेस्ट नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो पुलिस जो है वो बिना बताए इसको अरेस्ट नहीं करेगी, पुलिस या फिर जो भी एजेंसी कर रही है, ईडी, सीबीआई जो भी है, तो उसको बताना पड़ेगा कि व्हाट आर योर ग्राउंड्स फॉर बीइंग यू आर अरेस्टेड। ठीक है, अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी। तो ठीक है, जितना जल्दी हो सके उसको बताना है कि तुम्हें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट नॉट शैल बी डिनाइड राइट टू कंसल्ट। ठीक है, तो इसको कंसल्ट करने का भी राइट दिया जाएगा, यानी कि इसको एक वकील की जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वकील कर सकता है अपना, इसका पूरा अधिकार है। अगर इसके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो जो है इसको सरकारी वकील दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको एक वकील देने का पूरा अधिकार है। ये जो हमें आर्टिकल सब क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 22 में ये सारी प्रोटेक्शन हमें मिली हैं। तो ये जो है वो अपना वकील कर सकता है, वकील करना ही होगा, मतलब बिना वकील के इसकी प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी, क्योंकि लॉ में क्या माना जाता है, लॉ का एक मैक्सिमम है कि और ये इंडिया में मतलब यही फॉलो होता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो इसको इनोसेंट माना जाएगा जब तक ये गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता। ठीक है, पहले इसको ये जो है वो एक्यूज्ड होगा, यानी कि इनोसेंट होगा, एक्यूज है, हाँ आरोपित है, लेकिन गिल्टी नहीं है। ठीक है, तो अगर इसके जो आरोप हैं वो प्रूव हो जाते हैं, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज गिल्टी। तो फिर गिल्टी के बाद इसको सजा वजा मिलेगी। लेकिन जब तक इसके आरोप जो हैं वो साबित नहीं हो जाते, बियॉन्ड बियॉन्ड एनी डाउट, मतलब कोई भी शक या फिर कोई भी शंका की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि ये जो बंदा है उसने ही वो कांड किया था, और तभी इसको जो है वो गिल्टी माना जाएगा। तो ये जो है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन विच द पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज इनोसेंट अंटिल ही इज
प्रूवन टू बी गिल्टी, ठीक है, अगर वो प्रूव ही हो जाता है भाई कि इसी ने किया है, तब तक उसको जो है वो बेगुनाह माना जाए, ठीक है। तो और फिर बेगुनाह जो है उसको कौन साबित करवाएगा, वो जो है, ठीक है, तो इसके लिए इसका एक वकील किया जाएगा। अगर तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे इस बंदे पे मान लीजिए केस चला है, और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ जो है वो पुलिस है, और इस बंदे पे केस चल रहा है। तो एक तरफ जो है वो पुलिस किसका पार्ट है, स्टेट का, तो एक तरफ स्टेट है और दूसरी तरफ क्या है, एक्यूज। अब जब केस चलेगा तो पुलिस जो है वो अपने एविडेंसेस देगी और अपना जो है वो अपना पक्ष रखेगी और इसको सिद्ध करवाएगी, ठीक है, इसको प्रूव करवाएगी कि इस बंदे ने ही इसका क्राइम किया था। और इसका एक्यूज का क्या काम है, एक्यूज का काम है भाई, इसका जो है उसकी आवाज कौन है, इसकी आवाज जो है वो इसका वकील है, तो इसीलिए वकील देना जो है वो कंपलसरी है अंडर आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1। तो इसकी आवाज कौन है, इसकी आवाज इसका वकील है, इसको एक वकील किया जाएगा, और वकील जो है वो क्या करेगा, जितने भी ये आर्गुमेंट्स देने की कोशिश करेंगे, जितनी भी पुलिस है यानी कि जो प्रोसिक्यूशन जो है वो आर्गुमेंट्स देंगे, और इसके वकील को क्या करना है, इनके आर्गुमेंट्स को जो है रॉन्ग प्रूव करना है। तो इसके वकील का काम बस इतना है कि इनके जो आर्गुमेंट्स हैं उनको रॉन्ग साबित कर दो, और ये जो बंदा है वो फिर बचता रहेगा। सो ये है पूरी कहानी, एंड फिर इसीलिए इसको वकील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी आवाज जो है वो कौन रखेगा कोर्ट में, तो इसकी आवाज जो है वो वकील रखेगा, ठीक है। एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, ठीक है, तो इसकी मर्जी के अनुसार जो भी इसको वकील चाहिए वो इसको मिलेगा। तो इसकी मर्जी के अनुसार इसको जो वकील चाहिए इसको वो वकील मिलेगा, लेकिन उस वकील की भी मर्जी होनी चाहिए कि मैं इसका केस लड़ूं या नहीं लड़ूं। तो इसको अपनी मर्जी का वकील मिलेगा, एंड इसके पास पैसे नहीं है तो सरकार प्रोवाइड करवाएगी। तो ये था पूरा आर्टिकल सब, तो ये था पूरा सब क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 22, जो कि हमें क्या क्या दे रहा था, एक तो जब अरेस्ट किया जाए तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना है, ठीक है, सबसे पहले, फिर इसको एक वकील वकील जो है उसको मुहैया करवाया जाए, ठीक है, तो इसको वकील करने का पूरा अधिकार है, अपनी चॉइस का कर सकता है, नहीं है तो सरकार करके देगी, ठीक है। तो और फिर हम लोग बढ़ेंगे आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 2 पे, ठीक है, जो कि क्या कहता है, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey, ठीक है। तो ये तो हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसको मजिस्ट्रेट को जो है उसके सामने इसको रखना है, तो मजिस्ट्रेट के सामने इसको ले जाना पड़ेगा, ये जो बंदा इन लोगों ने अरेस्ट किया है 24 घंटे के अंदर अंदर इनको ले जाना पड़ेगा। जर्नी का जो टाइम है वो एक्सक्लूडेड है, ठीक है, तो जर्नी जर्नी का टाइम इसमें काउंट नहीं करेंगे, ये याद रखना, एग्जाम में आ सकता है कि जर्नी का जो टाइम है वो एक्सक्लूड किया जाएगा या इंक्लूड, तो एक्सक्लूड किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट, एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड द सेट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो मतलब इसकी जो कस्टडी है वो बियॉन्ड सर्टेन पीरियड एक्सटेंड नहीं की जा सकती विदाउट अथॉरिटी ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो ये भी हम लोगों ने बात की थी कि पहले पहले जो है इसकी कस्टडी जो है वो 1 दिन के अंदर अंदर उसको पेश करना है, फिर 15 दिन की जो है इसकी कस्टडी जो है वो बढ़ा सकती है कोर्ट, या तो पुलिस कस्टडी मिलेगी या फिर जुडिशियल कस्टडी मिलेगी। अगली बार से जो है वो सिर्फ जुडिशियल कस्टडी मिल सकती है, और मैक्सिमम जो है वो 15 दिन की मिलेगी, 15-15 दिन बाद फिर इसको जो है वो फिर से मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग सारी चर्चा कर चुके हैं। तो ये था पूरा आर्टिकल 22, जो कि आई होप आप सबको ठीक ठाक से समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकल 22 ये था। अब इसमें जो है सर्टेन केसेस था, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है, तो सर्टेन केसेस में ये प्रोटेक्शन थी हमारे पास, लेकिन सर्टेन केसेस में ये प्रोटेक्शन जो है वो हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। और वो जो केसेस हैं वो क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन भाई देखो ऐसा समझो, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए तुम हो और तुम डेली जो है वो अपनी कॉलोनी में क्रिकेट खेलते हो, और अक्सर जो है वो किसी की खिड़की का कांच खो देते हो, तो इसके बाद जो है वो तुम्हारे पापा तुम्हें एक चपेट मारते हैं, और फिर और तुमको बोलते हैं आगे से ये काम मत कर। एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब अक्सर क्या होता था, अक्सर ये जो है आपके जो पिताजी हैं वो बाद में चांटा मारते थे कि भाई तूने कांच तोड़ दिया, आज मैं तुझे मारूंगा। लेकिन एक रोज इन्होंने क्या किया, सुबह ही इसको चाटा मार दिया किल्ले। इसने पूछा क्यों मारा, तो इसके पिताजी क्या बोलेंगे, इसके पिताजी बोलेंगे कि भाई शाम तक का थोड़ी वेट करूंगा, तुझे कांच तोड़ना है इसलिए मैंने पहले से ही मार दिया। तो इसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि जुर्म होने से पहले ही डिटेन कर लो भाई, जुर्म होने से पहले ही उसको कस्टडी में ले जाओ बंदे को, एंड सो दैट जो पॉसिबिलिटी है
किसी क्राइम को होने की उस पॉसिबिलिटी को रोका जा सके, तो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, अब इसके ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के, हालांकि बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये हमारी पर्सनल लिबर्टी को लेके जा रहा है। ठीक है, तो जो अरेस्ट, जितने भी अरेस्ट हैं वो क्या है, वो हमारी पर्सनल लिबर्टी को लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनल लिबर्टी हमारी जो है वो जा रही है थ्रू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो काफी ज्यादा मतलब थोड़ा सा वियर्ड है, क्योंकि हम लोगों ने अभी कोई क्राइम किया नहीं है लेकिन हमें फिर भी अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज हैं कि तुम लोग क्राइम कर सकते हो। तो ये जो पॉसिबिलिटीज हैं उनका हम लोग क्या कर सकते हैं, शक जो है उसकी कोई दवाई नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड्स हैं इसके प्रिवेंटिव डिटेंशन के, वो क्या है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मतलब तुम्हारे ऊपर शक है कि तुम ऐसी कोई गतिविधि कर सकते हो जिससे हमारी स्टेट, हमारी यानी कि इंडिया की सिक्योरिटी जो है वो खतरे में आ जाए, तो फिर तुम्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो तुम्हें कर लिया जाएगा। या फिर पब्लिक ऑर्डर को तुम किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचा सकते हो, तो जैसे तुम लोगों ने अभी एक आंदोलन देखा होगा, एसएससी प्रोटेस्ट करके हुआ था। एसएससी प्रोटेस्ट में क्या था, कोई क्राइम नहीं करा था इन लोगों ने, लेकिन इनको डिटेन कर लिया था, जितने भी टीचर्स वगैरह थे उनको डिटेन कर लिया था। तो इनको डिटेन क्यों कर लिया था, क्योंकि भाई आगे जाके ये पब्लिक ऑर्डर पे, मतलब पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था और आगे जाके हो सकता था ये जो आंदोलन है वो हिंसक हो सके। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया इनको। ठीक है, तो पहले ही धर लिया कि भाई तुम लोगों की जो है लिबर्टी हम लोग थोड़ी छीन लेंगे, ताकि जो पॉसिबिलिटी है क्राइम की उसको रोका जा सके। अब इनका जो है वो क्या था, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन था, फिर बाद में इनको छोड़ दिया। ठीक है, तो दिस इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, काइंड ऑफ दैट एग्जांपल। और बहुत सारे एग्जांपल तुम लोगों ने सुना होगा कि इसको घर पे नजर बंद कर लिया, तो घर पे भी डिटेंशन डिटेंशन हो जाता है। ठीक है, तो बाकी कुछ और बहुत सारे लीडर्स हैं, इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया जाता है। इनका जम्मू कश्मीर में हम लोग अक्सर देखते हैं कुछ लीडर्स का प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लेते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, एंड ये सारी चीजें हैं। और कुछ लोगों का अभी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे हुए हैं, तो हाँ, उनकी भी चर्चा अक्सर चलती रहती है सोशल मीडिया वगैरह पे। तो ये सब जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के ही केसेस हैं, तुम लोग एग्जांपल्स जो हैं वो सर्च कर सकते हो गूगल पे। एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज, तो एसेंशियल सप्लाईज और सर्विसेज के लिए भी तुम्हें प्रिवेंटिव जो है वो डिटेन किया जा सकता है। फॉरेन अफेयर्स, अब किसी दूसरी कंट्री के साथ तुम लोग हो, अगर ऐसी संभावना है कि तुम दूसरी कंट्री के साथ अपने रिलेशन, हमारे रिलेशन जो है वो खराब करवा सकते हो, या फिर हमारी सिक्योरिटी है उससे ब्रीच हो सकती है, देन फिर से तुम्हें डिटेन कर लिया जाएगा। अब इसके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन करने के लिए कुछ एक्ट का यूज किया जाता है, कुछ जो लॉज बने हुए हैं इनके अंतर्गत ही हमें डिटेन किया जा सकता है। उसमें जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट है एक, तो याद रखना पब्लिक सेफ्टी एक्ट, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, इसके अंतर्गत तुम्हें प्रिवेंटिवली डिटेन किया जा सकता है। एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके लिए भी तुम्हें डिटेन किया जा सकता है। एक और तुम लोगों ने बहुत ही फेमस केस सुना होगा, दैट वाज मीसा। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पे था, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया था। तो मीसा जो है वो काफी ज्यादा फेमस था, एंड कुछ, हालांकि कुछ सेफगार्ड्स भी हमें मिले गए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होती है उसके उस पे। ठीक है, अब सेफगार्ड्स क्या हैं, अ पर्सन में बी टेकन टू प्रिवेंटिव कस्टडी ओनली फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, तो 3 मंथ्स की प्रिवेंटिव डिटेंशन की कस्टडी मिलेगी, लेकिन जो है इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है बियॉन्ड 3 मंथ्स ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय द एडवाइजरी बोर्ड। तो एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा अगर किसी बंदे को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है, तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। तो ये जो एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, इनके जो मेंबर्स होंगे, इनकी जो क्वालिफिकेशंस है वो हाई कोर्ट के जजेस के बराबर की होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट के जजेस की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वही होनी चाहिए फॉर दिस मेंबर्स ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। तो ये फिर रिकमेंड करेंगे कि फिर इसको जो है इसकी प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसको और बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इसको काफी टाइम तक बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है, तो 3 महीने के बाद इसको फिर से एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा, फिर ये जो बोर्ड है इसकी जो कस्टडी है उसको बढ़ा भी सकता है। तो ये भी जो है वो ये सब हो सकता है। तो और जो डिटेनी जो है, मतलब जिसको डिटेन किया जाएगा, जिसको कस्टडी में रखा जाएगा, नॉट इन द पुलिस कस्टडी, तो जो डिटेनी है यानी कि जिसको कस्टडी में रखा जाएगा, उसको राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ हिज एंड हर डिटेंशन जो है वो है, कि इसको क्यों डिटेन किया जा रहा है उसको ये जानने का अधिकार है। लेकिन इसको सरकार जो है, मतलब जो स्टेट जो है वो उसको मना भी कर सकती है कि हम नहीं बताएंगे। ठीक है, इफ इट इज नेसेसरी टू द पब्लिक इंटरेस्ट, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि हम लोग नहीं बताएंगे भाई तू क्यों अरेस्ट है, ये पब्लिक में जो है वो कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो फिर जो है वो सरकार जो है रिफ्यूज भी कर सकती है। ठीक है, तो ये मतलब बताना ही नहीं था, तो फिर ये राइट ही क्यों दिया, सो दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन।
एंड डिटेनी इज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज हिज एंड हर डिटेंशन, अपनी डिटेंशन को चैलेंज करने का अधिकार भी है उसको, वरना इसका इस लॉ का जो है वो काफी ज्यादा मिसयूज जो है हमें देखने को मिलता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जितने भी ये कानून है उनके काफी जगह हमें मिसयूज भी देखने को मिल जाते हैं, अगर तुम लोग थोड़ा इधर उधर सर्च करोगे देन यू विल फाइंड हाउ इट वाज मिसयूज्ड। इमरजेंसी में भी इसको मिसयूज किया गया था, तो बहुत जगह इसको मिसयूज कर लेते हैं सरकार जो है, क्योंकि बहुत पावरफुल जो है टूल है ये फॉर हैम्परिंग द पर्सनल लिबर्टी ऑफ एनी पर्सन। तो अगर कोई बंदा सरकार के खिलाफ कुछ कर रहा है तो उसको ये लोग डिटेन कर सकते हैं और बिना कारण भी नहीं बताएंगे, तो ये जो है वो काफी ज्यादा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे काफी ज्यादा ये कहा था कि इसका मिसयूज होने के चांसेस बहुत हैं, एंड ये सारी जो चीजें हैं कर रहे थे। आर्टिकल 22 हम लोगों ने आप पूरा कर लिया, ठीक है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस जहाँ पे हमें ये सारी प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिलेगी, वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो आर्टिकल 22 जो है वो हम लोग पूरा कर चुके हैं यहाँ पर। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है, तो अब हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इसको बंदे को अरेस्ट किया जा रहा था। अब जितनी भी कोर्ट प्रोसीडिंग वगैरह होती हैं उसके बाद में क्या किया जाएगा, या तो उसको कन्विक्ट कन्विक्ट यानी कि मुजरिम घोषित कर दिया जाएगा और फिर उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो उसको जो है वो सजा मिलेगी, पर्टिकुलर सजा मिलेगी, ठीक है, कुछ तो लेट्स से इसको 10 साल की सजा मिल गई, ठीक है, या तो उसको सजा मिल जाएगी या फिर इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो बाइज्जत बरी को क्या बोलते हैं, एक्विट। तो या तो इसको एक्विट कर दिया जाएगा या फिर उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। तो फिर उसको सजा मिल जाएगी या फिर वो फ्री हो जाएगा। अब उसको कन्विक्शन हो गया, उसका मतलब उसको मुजरिम घोषित कर दिया गया, तो अब जो है उस पे भी कुछ राइट्स हमें मिले गए हैं, कुछ प्रोटेक्शन मिली हुई है, उसको हम लोग देखेंगे इस आर्टिकल 20 में, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है वो प्रोटेक्शन देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है, तो जितने भी तुम लोगों ने गुनाह वुनाह किए हैं उसके लिए प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो पहला जो है वो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है, तो मतलब आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 जो है वो क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस, ठीक है। तो मान लीजिए एक मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, कि मान लीजिए अभी तुम लोग मेरी जो है वो ये वीडियो देख रहे हो जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है, तो तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो लेकिन तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, ठीक है, लेकिन आज तुम लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, तो अभी इस पे कोई लॉ नहीं है कि अगर तुम बिना सब्सक्राइब किए मेरी वीडियो देखोगे तो तुम्हें जो है वो जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन आज से 10 साल बाद मान लो मैं पीएम बन गया और मैंने कोई ऐसा लॉ बना दिया कि जो भी मेरी वीडियोस देखेगा उसको चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब किए बिना तुम लोग अगर मेरी वीडियो देखोगे तो मैं 10 साल के लिए तुम्हें अंदर करवा दूंगा, ठीक है। तो 10 साल की सजा हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो अब जो तुम लोग आज वीडियो देख रहे हो यानी कि अभी इस टाइम पे, तो उसकी सजा क्या तुम्हें 10 साल बाद मिल सकती है, मतलब जो 10 साल बाद जो प्रेजेंट होगा, तो हम लोग दो 10 साल बाद हम लोग 2035 में पहुंच गए। तो पीएम कौन उस टाइम पे, पीएम कौन है, पीएम मैं हूँ उस टाइम पे, और मैंने ये लॉ निकलवा दिया, ठीक है। तो तुमने मेरी वीडियो कब देखी थी, 2025 में, ठीक है, तो अब मेरा बदला लेने का टाइम आ गया है। अब मैं जो तो है तुम्हें तुम्हें ये फाइंड आउट करवा के फिर तुम्हें जो है वो 10 साल की सजा करवा दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे 2025 में तो ये लॉ था ही नहीं भाई। तो 2025 में ये लॉ नहीं था, इसलिए फिर तुम्हें 2035 में इसकी सजा नहीं होगी कि तुम्हें जो तुम लोगों ने 2025 में मेरी वीडियो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखी थी, ठीक है। तो ये इसी को कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है, इसी को बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। अगर उस समय जो तुम लोगों ने कोई गुनाह किया है लेकिन उसका कोई लॉ ही नहीं है तो तुम्हें सजा भी नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब 2035 में तुम लोग करोगे भाई तो अंदर करवा दूंगा मैं, तो अभी तुम लोग देख लो आराम से, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बाद में 2035 में मत मिल जाना कहीं, ठीक है। सो दिस वाज द केस। थोड़ा एग्जांपल मैंने लेने की ऐसी कोशिश की। नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी दैट greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense, ठीक है। अब ये दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इस आर्टिकल का, दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि भाई जिस टाइम पे जो तुम लोगों ने क्राइम किया है उसकी अगर फ्यूचर में सजा जो है वो बढ़ जाती है, तो तुम्हारी जो सजा है वो तुम्हें उतनी ही मिलेगी जब तुम लोगों ने वो क्राइम जो है वो किया था। यानी कि 2035 में अगर तुम लोगों ने ये काम किया बिना सब्सक्राइब किए तो तुम्हें 10 साल की मिलेगी, लेकिन 2045 में हम लोग पहुंचे तो मैं सजा को बढ़ा के कर दूंगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, तो उम्र कैद की सजा कर दूंगा।
तो 2035 में तुम लोगों ने नहीं देखी और फिर तुम लोगों को 10 सजा हो गई, लेकिन 2045 में अब फिर मैं तुम लोगों को इस बात पे सजा नहीं दे सकता, इस बात पे तुम्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दिलवा सकता कि तुम लोगों ने 2035 में बिना सब्सक्राइब किए हुए ये वीडियो देखी थी। आई थिंक ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ रही हूँ। मतलब जब तक तुम्हारे ऊपर कोई लॉ बना है किसी एक्ट के लिए कि ये एक्ट करने से तुम्हें ये सजा मिलेगी, अगर ऐसा कोई लॉ ही नहीं है तो तुम्हें सजा भी नहीं मिलेगी। अगर फ्यूचर में कोई लॉ बन जाता है लेकिन आज तुम लोग कोई हरकत कर रहे हो तो भी तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। आज आज कोई लॉ तुम्हें कम सजा देता है और फ्यूचर में वही लॉ जो है वो चेंज होके उसी जो गुनाह को सजा जो है बढ़ा देता है, तो तुम्हारी सजा उतनी ही रहेगी जब तुमने एक्ट किया था। ये सब क्लॉज 1 जो है वो कहता है आर्टिकल 20 का, ठीक है। तो आई थिंक ये काफी क्लियरली मैंने समझा दिया, एंड एग्जाम्पल एक, हालांकि एग्जाम्पल बेकार था लेकिन देने की कोशिश की मैंने, ठीक है। तो दूसरा जो पार्ट है वो क्या कहता है, वो कहता है इसकी नो डबल जियोपार्डी, ठीक है। तो नो डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, एक ही गुनाह की दो बार सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो इसको भी इसी एग्जांपल से लपेट लेते हैं। मान लो 2035 में मैंने तुम्हें 10 साल के लिए अंदर करवाया, ठीक है। अब जेल में तो तुम मेरी वीडियो देखोगे नहीं, तो जेल से जैसे ही तुम लोग रिहा हुए 2035 में रिहा हो गए, ठीक है। तो 2035 में रिहा हो गए 10 साल बाद, तो मेरा मन क्या करेगा, अभी मजा नहीं आया, तुमको दोबारा अंदर करवा दूं उसी जुर्म में, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक ही जुर्म किया है तो उसकी एक ही बार सजा मिल सकती है, ठीक है। एक जुर्म की एक बार सजा मिलेगी। लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे मतलब तुम लोग किसी बंदे को बाइक से ठोक देते हो, तो तुम्हारे ऊपर दो केस चलते हैं, एक तो क्रिमिनल केस चलता है और दूसरा क्या चलता है, सिविल केस चलता है, ठीक है। तो क्रिमिनल और सिविल केस, दो केसेस साथ में चलते हैं, तो दिस इज डिफरेंट, ठीक है। लेकिन तुम्हारे ऊपर एक जुर्म की एक ही सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये जो था वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे ऊपर, तुमने अगर कोई भी कांड एक बार किया है तो एक ही बार उसकी सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये भी याद रखना, नो डबल जेओपार्डी इसको बोलते हैं। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ठीक है। एक बार में एक ही बार सजा मिलेगी, तो एक जुर्म की एक ही बार सजा दी जाएगी। सब क्लॉज 3 इसका क्या कह रहा है, नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। मतलब ये जो बंदा जिसने कोई क्राइम किया है, जिस पे मतलब ऐसा एक्यूज पर्सन है, ठीक है, जिस पे आरोप है कि इसने क्राइम किया है, उसको ये राइट दिया जाएगा कि उसको, मतलब जो पर्सन जिसने मान लीजिए अगर जो एक्यूज्ड है उसको पकड़ के अगर पुलिस ले जाए और फिर अच्छे से उसकी खातिरदारी करे, जैसे कि यहाँ पर प्रभास की हो रही है, तो ये लोग क्या करेंगे, इससे भाई जुर्म कबूली करवा लेंगे कि हाँ मैंने ही किया है। इसकी इसकी इतनी ठुकाई करेंगे और पीछे एक बंदूक और तान देंगे इसके पीछे, और इसकी ठुकाई भी करेंगे साथ में, तो ये तो मान ही लेगा बेचारा कि हाँ मैंने ही किया है, भाई इसने किया हो या नहीं किया हो। अगर इसने फिर ये जो है वो मान लेगा एंड फिर तो इसको सजा हो ही जाएगी। तो फिर ऐसे क्या करेगी, ऐसे जो पुलिस जो है वो किसी को भी पकड़ेगी, ठोकेगी, एंड फिर वो हर एक व्यक्ति से मनवा लेगी कि हाँ भाई मैंने ही किया है। तो इसी का जो है वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3, और इसी को हम लोग बोलते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यानी कि तुम्हारी जितनी भी तुम मतलब जो भी तुम लोग यहाँ पे बड़बड़ाओगे पुलिस कस्टडी में, तो उसको जो है वो एविडेंस जो है नहीं माना जाएगा। तो पुलिस कस्टडी में तुम लोग कुछ भी बोल दो, कुछ भी साइन कर दो, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट में नहीं माना जाएगा, तुम लोग पुलिस कस्टडी में कुछ भी बोलो। तो हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं कि कितना तोड़म ताड़ी होती है, जो भी मतलब पर्सन होता है उसकी कितनी तोड़म ताड़म होती है, लेकिन वो मानता ही नहीं है, अरे मैंने नहीं किया, मैंने नहीं। तो भाई मान ले यार, मान ले, कोर्ट में थोड़ी माना जाएगा भाई। तो ये सारी चीजें जो है वो फिल्मों की दिखाने वाली बात है, लेकिन अगर मैं होता उनकी जगह, हाँ भाई मैंने किया, यस मैंने ही किया है, जितना भी मर्डर किए मैंने किया है, जो तुम्हारे थाने में जितनी भी केसेस चल रहे हैं वो भी सब भी मैंने किए हैं। तो बस इसके सामने बोल दो भाई, लेकिन कोर्ट में मत बोलना, ठीक है। लेकिन कोर्ट में अगर तुम लोग बोल दोगे कि हाँ मैंने ही किया है, तो कोर्ट में वॉलेंटरीली अगर तुम लोग एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ दिस दिस जुर्म इज डन बाय मी, देन फिर तुम्हारा जो है वो तुम्हें वो जो है वो फिर सजा मिलेगी। तो कोर्ट में तुम लोग ऐसे वॉलेंटरीली नहीं बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर पुलिस कस्टडी में तुम लोग कुछ भी बोलो उसको एविडेंस नहीं माना जाएगा। तो तुम अपने खिलाफ जो है वो कुछ भी बोल सकते हो इन द पुलिस कस्टडी, क्योंकि पुलिस कस्टडी में भाई लोगों को पता है कि इनका टॉर्चर होता है, फिर इनको धमकाया जा सकता है, पीछे बंदूक तानी जा सकती है, पीछे तोप भी लगाई जा सकती है, और भांति भांति प्रकार की चीजें की जा सकती हैं जुर्म को कबूल करवाने के लिए। तो जुर्म कबूल कर सकते हो तुम पुलिस कस्टडी में, और उसको एविडेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन ये लोग लेते हैं, एंड इसका भी पुलिस कस्टडी का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जरूरी है पुलिस कस्टडी भी। तो ये जो है वो राइट मिला गया है कि नो पर्सन
नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि अगर वो कोई भी ऐसी गवाही देता है कि हाँ ये मैंने ही किया है, तो उसको कोर्ट में नहीं माना जाएगा, ठीक है। पुलिस कस्टडी में वो कुछ भी बोलता है, और पुलिस कस्टडी में उसके पास राइट टू बी साइलेंट भी है। पुलिस कस्टडी में वो चुप भी रह सकता है, ठीक है। तो ये जो सारे राइट्स दिए थे वो किसने, आर्टिकल 20 ने तुम्हें दिए, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। So now we will move to the most important article, which is Article 21, that is protection of life and personal liberty. So by far it is the most important fundamental right in our constitution, and it is also called bedrock of the Indian constitution. तो इस आर्टिकल को bedrock of the Indian constitution भी कहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो हमें राइट टू लाइफ दे रहा है एंड पर्सनल लिबर्टी दे रहा है। अब यहाँ पे लाइफ का मतलब जो है, मतलब लाइफ जो है यहाँ पर सिर्फ लाइफ यानी कि सिर्फ जीना नहीं है, मतलब तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम्हारी धड़कनें चल रही हैं, दैट इज नॉट लाइफ। यहाँ पे लाइफ का काफी वाइड इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो काफी लाइफ का वाइड इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे, ठीक है। लाइफ मेयरली सांस लेना और धड़कनें चलना नहीं है, लाइफ का मतलब है यहाँ पर लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी, ठीक है। तो लाइफ क्या है यहाँ पे, लाइफ जो है वो है लिविंग लाइफ विथ चॉइस एंड डिग्निटी, अपनी मर्जी के साथ, अपनी पूरे आत्मसम्मान के साथ जीना, दैट इज लाइफ। तो लाइफ का वाइडर इंटरप्रिटेशन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सिर्फ जीना जो है वो इसका मतलब नहीं है। तो आर्टिकल 21 जो है वो क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो लॉ के थ्रू तुम्हारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी छीनी जा सकती है, लेकिन उसमें पूरा जो है वो प्रोसीजर जो है वो फॉलो होगा। और इसके अलावा लॉ को फॉलो किए हुए बिना तुम्हारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कोई भी नहीं छीन सकता। और लाइफ का काफी वाइडर इंटरप्रिटेशन है यहाँ पर। अब ये प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो एक केस में हमें देखने को मिला, जो कि केस था, अभी हम उस चीज को समझने के लिए, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को समझने के लिए एक केस पे हम लोग जाएंगे, जो कि है ए गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास इन 1950। तो ए गोपालन साहब जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे। तो इनको जो है वो प्रिवेंटिवली, तो इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उनका प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया था। एंड फिर ये इसके प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, एंड इन्होंने बोला कि, तो इन्होंने बोला जज साहब ये क्या हो रहा है, जज साहब ये क्या हो रहा है, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया लेकिन मुझे अंदर कर लिया गया है, और ये जो है ये तो ठीक नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अंदर कर लिया है, लेकिन तुम्हें अंदर क्यों किया है, उस टाइम पे होता था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट होता था, उस एक्ट के थ्रू इनको जो है वो डिटेन किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई तुम्हें, तुम्हारी डिटेंशन गलत कैसे है, जो लॉ बना है उसके हिसाब से, जो उसमें लिखा गया है कि ऐसे हथकड़ी लगा के लेके आना है, और ये जो है वो पूरा प्रोसेस ऐसे फॉलो होना है, तो उसके हिसाब से तो तुमने सही अरेस्ट किया है। एंड फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि तुम्हारा जो डिटेंशन है वो सही है, उसमें पूरा जो लॉ है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है वो फॉलो हुआ है, इसलिए तुम्हारी प्रिवेंटिव डिटेंशन सही है और तुम्हें कोई भी बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये था ई के गोपालन केस, इसको मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है उसको अच्छे से एक्सरसाइज कर सकता था, और इसको जुडिशियल रिव्यू की पावर को जो है वो ना केवल प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बल्कि लॉ को भी चेक कर सकता था कि वेदर लॉ इज करेक्ट और नॉट, लॉ सही है या नहीं सही है, उसको भी चेक करने का इसके पास मौका था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन किया इसका प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का, एंड सिर्फ इन्होंने ये चेक किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये चेक किया कि प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं फॉलो हुआ, उन्होंने लॉ को चेक नहीं किया कि लॉ सही है या नहीं सही है। लेकिन हम लोग दूसरे केस की ओर बढ़ेंगे और मेनका गांधी केस के ऊपर आएंगे। तो मेनका गांधी केस में क्या हुआ था, इनका जो है वो पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया। तो पासपोर्ट जब्त किया गया था, और पूरा प्रोसीजर जो है वो फॉलो करके ही जब्त किया गया था, जो कि पासपोर्ट एक्ट था उस टाइम पे। तो पासपोर्ट एक्ट था उस टाइम पे, और उस टाइम पे इनका पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया गया इस पासपोर्ट एक्ट का यूज करके, ठीक है। फिर ये इसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बात की कि भाई ये तो गलत बात है, मेरे पास राइट टू, मतलब मेरे पास अधिकार है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, और विदेश यात्रा करने का मेरे पास पूरा पूरा अधिकार है, और ये तो मतलब गलत हो रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मेनका गांधी केस में जो नैरो इंटरप्रिटेशन था वो नहीं किया, एक वाइड इंटरप्रिटेशन का यूज किया गया, और इसमें चेक भी किया गया
कि ये जो पासपोर्ट एक्ट है वो सही है या नहीं। तो इसी को बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है कि तुम्हें ये भी चेक करना है कि लॉ सही है या नहीं है, लॉ वैलिड है, ये भी चेक करना है सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट को ये भी चेक करना है कि जो प्रोसीजर दिया गया है लॉ में ये फॉलो हुआ है या नहीं। तो इसी को बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ये जो है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें ये एक्सप्रेसली मेंशन्ड है, मतलब लिखा गया है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कि ड्यू प्रोसेस होना चाहिए और तुम्हें ये भी चेक करना है कि लॉ सही है या लॉ सही नहीं है और जो प्रोसीजर जो है वो फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। तो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा सीधा लिखा गया है, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा सीधा नहीं लिखा गया है। तो इसीलिए जो है इसको ये इम्प्लाइड फॉर्म में था, यानी कि छुपा हुआ था। इसको हमें जो है वो देखना था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसमें मेनका गांधी केस में देखा और यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ। तो ये जो सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए के गोपालन केस में जो है वो थोड़ा सा नैरोअर इंटरप्रिटेशन था ऑफ दिस जुडिशियल पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड इसमें जो है वो वाइडर इंटरप्रिटेशन था ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे लॉ को भी चेक किया और जो लॉ में प्रोसेस फॉलो हुआ है तो वो भी जो है वो चेक करना है। एंड ये जो है वो सारी चीजें थी। तो अब हम लोग कर रहे थे अपना वही आर्टिकल। आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट जो था दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये हम लोग बात कर चुके हैं और लाइफ की हम लोग बात कर चुके हैं। लाइफ है लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। ठीक है, तो अपनी चॉइस के साथ, अपनी मर्जी के साथ, अपनी पूरे आत्मसम्मान के साथ हम लोग जी सकते हैं। ये जो है हमें पूरा अधिकार है और बहुत ही लाइफ जो है वो इसका जो स्कोप है बहुत ही वाइड है। लाइफ को बहुत ही वाइडर तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, सॉरी इंडिया। तो अब इस लाइफ के अंदर ही इसी आर्टिकल के अंदर हमें बहुत सारे जो है वो राइट्स मिलते हैं। जैसे कि हमें राइट टू लाइवलीहुड मिला इन द ओल्गा तेलिस फेमस ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये था। तो इस केस के में क्या होता है, जो ड्वेलर्स होते हैं, मतलब जो पेमेंट ड्वेलर्स होते हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियों वगैरह में रहते हैं, तो उनको उनके उनके जो घर वगैरह होते हैं और उनकी जो दुकानें वगैरह होती हैं तो उनपे जो है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बुलडोजर चला दिया था 1985 में। तो इसके खिलाफ जो ओल्गा तेलिस थी उन्होंने इसके केस किया एंड फिर केस में क्या हुआ, इनको राइट टू लाइवलीहुड मिला। ठीक है, तो इनको भी अपनी लाइवलीहुड है, जीवन यापन करने का पूरा अधिकार है। जितने भी जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं तो उनके अधिकारों की इसमें रक्षा हुई इन द ओल्गा टेलिस केस। तो याद रखना, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस में राइट टू लाइवलीहुड मिला। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही बुलडोजर नहीं चला सकते इनके घरों पे, इनकी दुकानों वगैरह पे। तो राइट टू लाइवलीहुड मिला इन ओल्गा टेलिस केस। अब ये इसी के अंडर आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में। ठीक है, यहाँ पे वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ का यूज करके बहुत सारे राइट्स हमें मिलते हैं। और एक और बहुत ही ज्यादा फेमस केस जो है वो 2018 में हमें देखने को मिला, दैट इज नवतेज सिंह जौहर केस। इसमें जो है वो एलजीबीटीक्यू राइट्स मिल जाते हैं हमें। ठीक है, तो एलजीबीटीक्यू राइट्स में क्या होता है, जो मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर वगैरह जितने भी लोग होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो मतलब सेम सेक्स में फिजिकल इंटरकोर्स वगैरह जो करते हैं वॉलंटरी है। यहाँ पे एक शब्द जो है वो वॉलंटरी है। तो वॉलंटरीली अगर कोई सेम सेक्स में कोई रिलेशनशिप ऐसा करता है तो उसको जो है वो लीगलाइज किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो पहले क्या होता था, सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत अगर कोई सेम सेक्स में कोई इंटरकोर्स वगैरह, कोई वॉलंटरी इंटरकोर्स करता है तो उसको क्रिमिनलाइज था वो पहले। ठीक है, तो इंडियन पीनल कोड में अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको सजा मिलेगी, ऐसा था। तो नवतेज सिंह जौहर जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए इसके खिलाफ में 2018 में, और इसको जो है आईपीसी के सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। यानी कि अब जो है वो तुम कुछ भी कर सकते हो, सेम सेक्स में भी कर सकते हो। तो लड़का लड़की या फिर लड़का लड़का या फिर लड़की लड़की जो है, अब रिलेशनशिप जो है वो उनकी जो वो है वो क्रिमिनलाइज नहीं है, उनको कोई सजा वगैरह नहीं होगी। तो अगर तुम वॉलेंटरीली कर रहे हो तो दैट इज अलाउड। अगर इनवॉलेंट्री कर रहे हो तो भाई पिटोगे। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री नहीं करना है, वॉलेंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो एलजीबीटीक्यू राइट्स वगैरह मिलके नवतेज सिंह जौहर केस 2018 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा रीसेंट है। तो इसको याद रखना। एंड तुम अगर एसएसबी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो इसको ऐड कर सकते हो इन योर लेक्चरेट वगैरह, अगर एलजीबीटी क्यू तुम्हारा कोई टॉपिक वगैरह आता है तो। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। और एक और इम्पोर्टेंट केस जो था वो था शफीन जहान वर्सेस अशोकन। ठीक है, इसको हादिया केस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है अखिले अशोकन। तो अशोकन जो है वो अपनी मेडिकल वगैरह की पढ़ाई करने के लिए जाती है कॉलेज में। और कॉलेज में उनको प्रेम हो जाता है एक व्यक्ति से जिनका नाम था शफीन जहां। तो शफीन जहां से इनका प्रेम हो जाता है और ये 18+ थी। तो ये शादी कर लेती हैं और शादी करने के बाद अपना नाम जो है वो क्या रख लेती हैं, हादिया। तो यहाँ पे इन्होंने अपना रिलीजन जो है वो चेंज किया।
और इसी रिलीजन चेंज करने के लिए करने की वजह से इसके जो पिताजी जो हैं वो नाराज हो जाते हैं और वो इस मैरिज के खिलाफ थे। तो ये जो है वो हाई कोर्ट वगैरह में जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि ये जो शादी है वो हमें मंजूर नहीं है और ये जो है वो गलत है। तो हाई कोर्ट वगैरह जो भी कोर्ट था इनका वो इसको वो कर देता है कि हाँ ये गलत है एंड दैट इज नॉट अलाउड। तो फिर ये शफीन जहान जो होते हैं जो हस्बैंड थे, फिर ये जो हादिया जो हैं दोनों मिलके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं हम 18+ हैं और हमारे पास कोई दबाव नहीं है और ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोगों ने अपनी मर्जी से की हैं और हम पूरी तरीके से इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मतलब राइट टू मैरिज ऑफ द पर्सन ऑफ वन चॉइस इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो हैं वो किसी से भी शादी कर सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार, ठीक है। लेकिन सामने वाले की भी चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये राइट जो है हमें मिल गया हादिया केस या फिर शफीन जहान वर्सेस अशोकन केस, इसको तुम लोग याद रख सकते हो, राइट टू मैरिज अ पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस, ठीक है। तो ये भी हमें मिल गया। तो ये बहुत सारी चीजें हमें मिलती जा रही हैं। फिर एक और केस तुम लोग अगर याद रखना चाहो तो सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जो है राइट टू अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो अनपॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, राइट टू अनपॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, शुद्ध हवा में सांस लेने का अधिकार है हमें। तो ये सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में हमें मिल जाता है। बाकी ओल्गा टेलिस केस में हमें राइट टू लाइवलीहुड मिल ही चुका है एंड नवतेज सिंह जौहर केस में वॉलेंट्री इंटरकोर्स बिटवीन द सेम जेंडर। फिर और भी बहुत सारे ऐसे राइट्स होते हैं जैसे राइट टू प्राइवेसी हो गया, तो ये भी इसमें कवर्ड है। राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू यूज रीजनेबल इंटरनेट, ठीक है। तो रीजनेबल इंटरनेट तुम लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका भी तुम्हें फंडामेंटल राइट है रीजनेबल इंटरनेट यूज करने का, ठीक है। रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम कुछ अनटी शंटी चीजें कर रहे हो, ठीक है। रीजनेबल इंटरनेट यूज करने का। अब इसके इतना जो वाइडर इंटरप्रिटेशन है और जो हमें लाइफ राइट टू लाइफ एंड तो लाइफ का जो इतना वाइडर इंटरप्रिटेशन है और लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी जो है, वो फिर अल्टीमेटली एक सवाल आता आता है कि क्या हमें राइट नॉट टू लिव भी है, राइट नॉट टू लिव, ठीक है। तो क्या हम अपनी जिंदगी जो है वो खत्म कर सकते हैं अल्टीमेटली अपने हिसाब से क्योंकि हमारी चॉइस है और हमें नहीं जीना है। तो क्या राइट टू डाई जो है वो कवर्ड है अंडर दिस आर्टिकल। तो इसके लिए भी काफी ज्यादा बहस चली एंड राइट टू डाई जो है, तो तुम लोग बोलोगे हाँ भाई राइट टू डाई होना चाहिए और हम लोग जो है अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जो है वो कभी भी खत्म करनी नहीं चाहिए भाई, हमारी मर्जी। तो हमारी लाइफ है, हमारी जिंदगी है और हम जो है वो अपनी मर्जी कभी भी खत्म कर सकते हैं, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन जो हमारी जिंदगी है, हमारी लाइफ है, हमारी चॉइस जो है वो तो हमारी है, लेकिन हम जो है खुद जो है वो किसके हैं, हम स्टेट के हैं, ठीक है। तो वी आर द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो रिसोर्स हम स्टेट के रिसोर्स हैं, ठीक है। तो जितने भी तुम लोग पिछली हम लोग कुछ आर्टिकल्स में देखा था कि स्टेट जो है वो केस लड़ता है अगर कोई मर जाता है व्यक्ति, तो स्टेट जो है वो तुम्हारे खिलाफ केस लड़ेगा अगर तुम लोगों ने कोई क्राइम किया है। तो स्टेट क्यों लड़ता है, क्यों लड़ रहा है भाई, क्योंकि उसका रिसोर्स जो है वो गया है, किसी कोई बंदे की जो हत्या हुई है, दैट वाज द रिसोर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो जिंदगी हमारी है लेकिन हम जो है हम किसके हैं, हम स्टेट के हैं, ठीक है। तो हम भारत माता के हैं, तो भारत माता का अगर कोई रिसोर्स की अगर तुम लोग रिसोर्स पे कोई आँच आएगी तो स्टेट जो है दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। अटेम्प्ट टू सुसाइड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, अंडर सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पेनल कोड। तो आईपीसी की धारा 309 के थ्रू तुम्हें अगर तुम अटेम्प्ट करते हो सुसाइड का तो तुम्हें सजा हो सकती है। सुसाइड कर लोगे तो फिर तो क्या ही सजा होगी, लेकिन अटेम्प्ट करते हो तो धारा 309 के तहत इंडियन पेनल कोड के फिर तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। और बीएनएस, हालांकि बीएनएस में इसको सेक्शन 226 में दिया गया है, ठीक है। तो बीएनएस दैट इज भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 226 में इसको अबेटमेंट अटेम्प्ट टू सुसाइड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्या होता है, सुसाइड के लिए भड़काना किसी को, ठीक है। तो सुसाइड के लिए उकसाना क्या होता है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ये भी जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस है, ऑब्वियसली ये तो होना ही चाहिए। सेक्शन 306 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा 306 के अंतर्गत किसी को सुसाइड करने के लिए भड़काते हो तो तुम्हें सजा होगी। और वहीं भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 108 के अनुसार दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और कमिटमेंट ऑफ सुसाइड तुम लोगों को समझ नहीं आ गया होगा, राइट नॉट टू लिव। लेकिन एक बहुत ही ज्यादा एक यहाँ पे एक केस हुआ था दैट इज अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2011। तो इसमें क्या हुआ था, ये जो मतलब अरुणा रामचंद्र जो थी वो एक मेडिकल उसमें काम करती थी, मतलब
एक मेडिकल कॉलेज में काम करती थी और इनका जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से रेप होता है एंड फिर इनको जो मतलब जिस व्यक्ति ने किया था उन्होंने उसने इसको मारा एंड ये जो है वो कोमा में चली जाती है, ठीक है। तो उसको लगा कि ये मर गई एंड लेकिन ये जो है अर्ना रामचंद्र जो थी वो कोमा में चली जाती हैं और फिर ये पूरे 22 साल तक 42 ईयर्स 42 साल तक कोमा में रहती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो काफी बहुत ही ज्यादा दुखदाई घटना थी और इनको जो मेडिकल जो वहां पर जितना भी स्टाफ था उन्होंने डिसाइड किया कि इनका पूरा एक बेड वगैरह वहीं पे रखेंगे और इनकी पूरी सेवा हम लोग करेंगे। तो 22 साल तक ये कोमा में रही। फिर इनकी एक फ्रेंड ने क्या किया, इनकी एक फ्रेंड ने क्या डिमांड की कि इनको जो है वो मुक्ति दे दी जाए, यानी कि इनको राइट नॉट टू लिव जो है उसका यूज करके ये अपनी जिंदगी जो है वो खत्म कर लें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पीड़ा से गुजर रही थी, 42 साल तक ये कोमा में थी। तो ये जो है डिमांड किया गया इन द सुप्रीम कोर्ट इन 2001 इन द अरुणा रामचंद्र शानबाग केस। तो इनकी जो डेथ जो है वो हालांकि नेचुरली ही हो जाती है उससे पहले, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इथुनेशिया। इथुनेशिया में क्या होता है, जब हम लोग मान लीजिए कोई बंदा है अगर वो कोमा में है या फिर परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, ठीक है। तो वेजिटेटिव स्टेट में क्या होता है, वेजिटेटिव स्टेट क्या होती है, जब मतलब उसको कोई होश हवास नहीं है, मतलब ऐसी सिचुएशन में जैसे कोमा जैसी सिचुएशन में, और परमानेंटली वो वेजिटेटिव स्टेट में है। तो अगर मान लीजिए कोई ऑपरेशन करने के दौरान कोई व्यक्ति परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया या फिर कोई ऐसा उसके साथ एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया, तो लोगों ने कहा कि भाई उसको अपनी लाइफ एंड करने का अधिकार होना चाहिए और इसी को बोलते हैं इथुनेशिया। सो इथुनेशिया इज द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनली एंडिंग लाइफ, ठीक है, टू एलिमिनेट पेन एंड सफरिंग। तो इसको जो है वो अपने जीवन के दुखों से मुक्त होने के लिए इसको ये चॉइस दी जानी चाहिए कि ये जो है वो अपनी लाइफ जो है वो एंड कर से, ठीक है। उस समय हमारे लिए हमारे पास कोई लॉ नहीं था एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सरसाइज करने से भी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन इनकी डेथ जो है वो ओरिजिनल बाई नेचुरल डेथ जो है इनकी हो जाती है, ठीक है। अब इथुनेशिया जो है वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एक्टिव इथुनेशिया और दूसरा होता है पैसिव, ठीक है। तो पैसिव में क्या होता है, एक्टिव एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में भाई ये जो बंदा है ये क्या कोई ड्रग वगैरह ले लेगा एंड फिर उसका कुछ रिएक्शन वगैरह होगा और इसकी जो लाइफ है वो ये निपट जाएगा बंदा। और पैसिव में क्या होता है, मतलब जो मेडिकल ट्रीटमेंट इसका चल रहा है उसको जो है वो बंद करवा देंगे लोग, ठीक है। जो भी इसके जो जितने भी इसके घर वाले होंगे या फिर जो भी इसके चाहने वाले होंगे वो पैसिव इथुनेसिया में क्या करवाएंगे, जो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको स्टॉप करवा देंगे और उसकी वजह से फिर इसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और फिर धीरे धीरे जो है जो वो निपट जाएगा बंदा, ठीक है। तो कॉमन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये राइट टू डाई जो है विद डिग्निटी जो है उसको अलाउ कर दिया गया, यानी कि जो पैसिव इथुनेसिया था, ठीक है। तो पैसिव इथुनेसिया इज अलाउड, ठीक है। तो पैसिव इथुनेसिया अलाउड है, यानी कि कोई अगर बंदा किस वेजिटेटिव स्टेट में है और वो चाहता है कि वो उसकी लाइफ जो है एंड हो जाए तो वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो बंदा है वो वेजिटेटिव स्टेट में है, तो इसकी इच्छा का कैसे पता चलेगा कि इसको जीने की इच्छा है या नहीं। तो इसके लिए एक लिविंग विल का कंसेप्ट लाया गया, ठीक है। तो लिविंग विल, ठीक है। लिविंग विल, विल क्या होती है, वसीयत होती है जो कि मरने के बाद एक्टिव होती है, लेकिन लिविंग विल जो है वो मरने से पहले ही एक्टिव हो जाती है, ठीक है। लिविंग विल में क्या होता है कि ये जो बंदा है वो अपनी एक लिविंग विल बनाएगा और उसमें फिर ये जितने भी इसके चाहने वाले होंगे, जितने भी इसके घर वाले होंगे, उनको ये डिसाइड करने का अधिकार दे देगा कि उनको ट्रीटमेंट जो है वो इनका कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो उनको अगर इनकी इसकी लाइफ एंड करनी होगी देन दे आर अलाउड टू डू सो। तो पैसिव euthanasia जो है वो अलाउड है अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन एंड गिव्स इंडिविजुअल्स कंट्रोल ओवर देयर एंड ऑफ लाइफ डिसीजन, ठीक है। तो ये सारी बातें थी लिविंग विल की और आर्टिकल 21 में अब इसको अलाउड कर दिया गया है। तो ये सारी बातें थी लिविंग विल की, और पैसिव euthanasia जो है वो नाउ इज अलाउड under if you are in a permanent vegetative state and if you don't want to continue with your life then you are free to choose not to live। तो पैसिव इथुनेशिया जो है वो अलाउड है। तो ये जो सारी चीजें थी हम लोगों ने काफी ज्यादा डिटेल में करी, आरएस डिटेंशन और आर्टिकल 20, 21, 22 और एक और आर्टिकल हो सकता मैं निकल जाता तो आर्टिकल 21A, ठीक है। तो आर्टिकल 21A भी है जो कि है राइट टू एजुकेशन। तो आर्टिकल 21 हमें राइट टू एजुकेशन देता है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो जितने भी 6 साल से 14 के साल के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कम प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, और इसके लिए एक एक्ट बनाया जाएगा जो कि बनाया गया 2009 में। तो 2009 में एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था राइट टू एजुकेशन एक्ट।
तो राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया 2009 में, जिसके अंतर्गत फिर 6 साल से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये था आर्टिकल 21 ए। तो ये आर्टिकल 21 जो है वो हमें बहुत सारी चीजें दे रहा था राइट टू लाइफ में, और इसमें लाइफ का बहुत ही ज्यादा वाइडर इंटरप्रिटेशन था। इसमें काफी सारी चीजें हमारे हमें मिल गई, जैसे कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, अपनी चॉइसेस जो हैं वो हम लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं, और अपनी पसंद की मैरिज कर सकते हैं। राइट टू लाइवलीहुड हो गया, सेम सेक्स के साथ वॉलंटरी रिलेशनशिप कर सकते हैं हम लोग, राइट टू डाई भी मिल गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब मिली हमें आर्टिकल 21 में। तो इट इज़ बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में करी। बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपको कोई सुझाव हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहीं से नए आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कहीं वीडियो पसंद वसंद आ गई हो तो लाइक वाइक और शेयर वेयर कर देना दोस्तों के साथ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।